श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज का हमारा जो प्रकरण है वो महापात का है। महापात, जिसको कहते हैं क्रांति साम्य। क्रांति साम्य को मैंने आपको पहले ग्रहण प्रकरण में भी बताया था और अभी भी बात कर रहे हैं हम। क्रांति साम्य की जहां तक बात की जाती है, प्रत्येक ग्रह की दूसरे ग्रह के साथ क्रांति साम्य बनता है, परंतु वो क्रांति साम्य किसी महत्व का नहीं है। क्रांति साम्य सिर्फ सूर्य और चंद्र का महत्व का है। जैसे ये परिभ्रमण पथ है इनका। अब ये क्रांति, मान लो यहां पर परम 23 क्रांति हुई, माना यहां +23 परम क्रांति हुई, और यहां इसकी आदि, आदि का अर्थ है कि 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 11.5, और यहां भी 11.5। तो एक परिभ्रमण में सूर्य चंद्र की जो क्रांति का साम्य होता है वो 4 बार होता है। जैसे एक ये, मतलब दोनों की क्रांति एक होना या दोनों की क्रांति विपरीत होना। तो जब दोनों की क्रांति या तो ये हो जाएगी या दोनों की क्रांति ये हो जाएगी, दोनों की क्रांति ये हो जाएगी या दोनों की क्रांति ये हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जब ग्रह यहां से चला, यहां से चला, यहां आया, वो इधर नहीं आएगा। वो तो चक्र ऐसे बना दिया मैंने, क्योंकि क्रांति ऐसे दोलन करती है, ऐसे दोलन करती। फिर मैं इसको और अच्छे से समझा दूं कि ये आपका आकाश मंडल है, ये इसका मूल बिंदु है, यहां ये इसका मध्य है, आकाशीय मध्य। यहां से कोई भी ग्रह 23 डिग्री इधर जाता है और 23 डिग्री इधर आता है। 23.5, 23 का अर्थ है 23.5। तो एक ग्रह या तो यहां होगा या यहां होगा, दोनों की क्रांति एक होगी। या एक ग्रह यहां है और एक यहां है तो क्रांति साम्य हो जाएगा। पर बीच में जब सूर्य इधर जा रहा है और चंद्रमा यहां बीच में मिल गया तो एक क्रांति साम्य वो हो जाएगा, और वापस वहां से रिटर्न होके आएगा तब फिर मिलेगा तो फिर एक क्रांति साम्य हो जाएगा। परंतु 4 क्रांति साम्य में से केवल 2 क्रांति साम्य महत्व के हैं, एक तो ये बिंदु पर और एक उसके विपरीत बिंदु पर। 2 क्रांति साम्य का ही महत्व है, बाकी क्रांति साम्य का कोई महत्व नहीं है। उनको क्रांति साम्य की गिनती में नहीं माना गया है। और जब सूर्य और चंद्र की क्रांति समान हो जाए, दोनों की प्लस हो, दोनों की माइनस हो, एक की माइनस एक की प्लस हो, तो भी उसको क्रांति साम्य कहा जाएगा। पर उसकी विशेष पोजीशन है कि सूर्य चंद्र का, सायन सूर्य और सायन चंद्र का योग जब 180 डिग्री या 360 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में ये क्रांति साम्य होने के योग बनेंगे। इसके लिए चंद्र की परम क्रांति और सूर्य की परम क्रांति, सूर्य की क्रांति, चंद्र की तो परम क्रांति देखी जाएगी जो कि 18 से 28 तक चलेगी। चंद्र की परम क्रांति न्यूनतम 18 होती है, अधिकतम 28 होती है, इसके बीच में वो दोलन करती है। तो जब सूर्य की क्रांति से चंद्र की क्रांति अधिक होगी तो ही क्रांति साम्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए, क्रांति साम्य में क्या होता है कि जैसे ग्रहण में ये सूर्य का गोला है, ये चंद्र का गोला है, इन दोनों का बिंबमान निकाला जाता है। यहां हम इस प्रकरण में सूर्य चंद्र का बिंब नहीं निकाला गया है, उनने इन दोनों के बिंबों को जोड़ के आधा किया तो उसको 32 मान लिया है कि आपका जो सूर्य चंद्र के बिंब का जो योग का आधा है बिंबे क्या अर्ध,
जिसको माणिक्य खंड कहते हैं, वो 32 है। वो फिक्स मान लिया उनने कि इसकी त्रिज्या मोटे रूप में इतनी होगी। मान लो हमने उसको ज्यादा भी मान लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा समय छोड़ दो आप चलेगा, पर इधर कम छोड़ा और उसमें क्रांति साम्य रहा तो नुकसान देगा। तो क्रांति साम्य सभी प्रकार के शुभ कार्यों में वर्जित माना गया है। अगर क्रांति साम्य है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं करना है। जो ग्रहण में कार्य कर सकते हैं वो इसमें भी करना है, और जो ग्रहण में नहीं कर सकते हैं वो कार्य इसमें भी नहीं करना है। क्रांति साम्य काल में तंत्र मंत्र साधना, मंत्र का जप करना, मंत्र सिद्धि करना, ये सफलता देने वाले होते हैं। और इसमें दान पुण्य करना वो महत्व का होता है। इसलिए क्रांति साम्य काल में आप दान पुण्य कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। अभी आपको कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद में आगे अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। हमारे केतकी ग्रह गणित का ये अंतिम प्रकरण है, पाताधिकार। इस पाताधिकार में पहले पेज पर देखेंगे आप पाताधिकार के, तो इसमें चंद्र की परम क्रांति दे रखी है, ये असु में है, 103 से लगाकर 0 तक दी गई है। असु का अर्थ है कि आपका 10.3 अंश है, तो अब इसको असु में बदलना तो 10 का गुणा कर दो, 103 हो जाएंगे, इनको असु कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार सुखार्थ उनने इसको इसमें बदल रखा है, इन्हें ही असु कहते हैं। 10 गुणा करने को असु कहा गया है। उसके बाद आगे इनकी गोल संधि दी गई है, वो गोल संधि भी आप देख सकते हैं। अगले पेज पर देखें आप, अगले पेज पर चंद्र कक्षा में सायन गोल संधि दे रखी है। इसमें आपको सबसे पहले क्या निकालना है वो बता दूं, अयनांश का साधन करना है। आपको जब भी पात निकालना हो, महापात निकालना हो, तो अयनांश का साधन करना होगा। अयनांश साधन देखिए, महीने की पहली तारीख का भी आप अयनांश देख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उसके बाद जब वो योग मिल जाए तब फिर अपन उस दिन की क्रांति का साधन कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको इसके लिए आवश्यक उपकरण बता देता हूं कि हमें विश्व सायन लग्न सारणी का उपयोग करना है। इससे आप अयनांश बिना किसी मेहनत के निकाल पाएंगे। अभी हम उदाहरण ले रहे हैं मई 2023 का, मई 2023 का उदाहरण ले रहे हैं हम। इसमें एक मई का अयनांश आपको लेना है। विश्व सायन लग्न सारणी उठाएं और 2023 की 1 मई का अयनांश देखें। पेज नंबर 49 पर 1 मई 2023 का अयनांश है 24-10-50। 24, 10 और 50, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केतकी ग्रह गणित में जो अयनांश साधन दिया है वो अलग ही दिया है। ये धुनन संस्कार युक्त है, परंतु मैं आपको वो भी बता दूं कि शक ऋण 1800 बराबर अंतर, अंतर भागित 70 बराबर अंश, और
ऋण, ये कोष्टक में हो जाएगा, और ऋण अंतर भागित 50 बराबर कला, अर्थात आपको अंतर आएगा उसमें 70 का भाग देना, वो अंश में आएगा, और उसमें से अंतर में 50 का भाग देंगे, वो कला आएगी, उसको घटा देना है, तो बराबर फिर अंतर प्राप्त होगा। इस अंतर को आप क्षेपक 22,833 में जोड़ देंगे, तो आपका वर्षारंभ का अयनांश हो जाएगा। वर्षारंभ के अयनांश, ये केतकी ग्रह गणित का फार्मूला है। केतकी ग्रह गणित में आपको मिल जाएगा, अयनांश प्रकरण में त्रिप्रश्नाधिकार में, वहां से आप इसको उठा सकते हैं। और अब क्या करना है कि शक्य है 1945 में 1800 घटा दिया तो बच गए 145। 145 में 70 का भाग लगा देंगे, तो 7 दूनी 14 और 5 बचे, 6 पंजे 300, 7 चौक 28, 10 में से 8 2, 10 में से 8 2 और 6 दूनी 1200, 7 एकम 7, 12 में 7 5, 749, ये अंश आएंगे, ये कला आएंगे, ये विकला आएंगे। ठीक है, अब इसमें 50 का भाग दे दो अंतर में, 145 में 50 का भाग दिया, 5 दूनी 10 और 0 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27, 55 25 और 5 चौक 20, ये कला और ये विकला, इनका अंतर कर दो, 2 4 17, इसमें से घटा देंगे 2 54, 7 में से 4 3, 7 में से 5 2, 4 में से 3 1, और ये इसमें 22 8 33 जोड़ देंगे तो ये वर्षारंभ के अयनांश हो जाएंगे, 6 5 9 और 24, 24 9 56 वर्षारंभ के अयनांश होंगे। अब आप सायन सूर्य की राशि के अंश बना लेंगे, उसमें आप 50 का गुणा करेंगे और 360 का भाग लगा देंगे, जो भागफल आएगा वो विकला में आएगा, वो यहां जोड़ देंगे, तो आपके अभिष्ट दिवस के अयनांश हो जाएंगे। यह अयनांश साधन का केतकर का फार्मूला है। केतकर महोदय ने जो लिखा वो मैंने लिख दिया, कहीं यहाँ पर 29 भी जोड़े गए हैं, तो 22 9 29, तो 22 9 29 भी ले सकते हैं। गुरुजी एक मिनट ये मिटा लेने से पहले यहाँ पे आपने ना, ये पहले आपने इसको 70 से भाग दिया, हाँ, 2 4 17 आ गया ये, हाँ, फिर 50 से भाग देके 2 54 आ गया ये, हाँ, तो आपने जो ये जो 2 54 को इस 2 4 17 और 2 4 54 को सीधे नहीं घटाया आपने? सीधी तो घटाया ये, नहीं तो 2 4 17 में से 2 54 घटा दिया तो 2 1 23 बचे। अच्छा, वो अंश आया उधर, वो आया इसलिए, ठीक हो गया। ये अंश है और ये कला है। अच्छा, ये अंश और कला है, ठीक हो गया, ठीक है। तो अंश में से अंश घटेगा, कला में से कला घटेगा। जी जी, ठीक हो गया, ठीक ठीक। ये जो मैंने विश्व सायन लग्न सारणी में जो अयनांश दिए हैं, इनमें पहले क्षेपक लिया, फिर उसका कालांतर संस्कार भी किया, फिर उसमें धुनन संस्कार भी किया, तब जाकर वो सूक्ष्म अयनांश आए हैं। तो ये जो केतकर में इतने संस्कार नहीं है, फिर भी आप अगर इसका जो है फार्मूला देखना चाहें तो अपनी इसी पुस्तक के पेज नंबर, आपके पास है सूत्र 9 पर देखें आप,
इसमें कालांतर संस्कार ने सारे सूत्र ऐसे कैसे मिल जाएंगे। मैंने इसमें सब लिख रखा है टोटल। 1 नंबर केतकर मत से अयनांश साधन, इसमें नीचे आएंगे आप तो दुनन संस्कार क्या होगा, कालांतर संस्कार क्या होगा, ये सब इसमें मिल जाएंगे आपको। अब देखिए आपको क्या करना है कि इसका अवयव निकालना है। अवयव निकालने के लिए अयनांश के 3 गुने में 20 का भाग देना है। अयनांश गुणित 3 भागित 20 बराबर अवयव। इसका अवयव प्राप्त होगा अर्थात योग प्राप्त हो जाएगा हमें। तो देखिए 24 10 50 में भाग लगा गुणा कर देते 3 का, 5 तिया 15, 10 तिया 30, 24 तिया 72 बराबर 6 दूनी 12 और 3 15, 32 और 72। इसमें भाग लगाया 20 का तो 2 20 तिया 60, नहीं 72 है ये, 24 तिया 72। इसमें 3 का गुणा और 20 का भाग लगाएंगे और 2 तिया 6, 12 बचे, 12 गुणित 60 720 और इसमें 32, 2 5 7 और 2 तिया 6, 1 बचा, 2 7 14, बाकी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा योग होगा, योग। और इसको दशमलव में रहने दो, ज्यादा गणित में सुखार्थ रहेगा। ये 60 का गुणा मत करो, इस 32 30 को भी दशमलव में बदल दो, आगे काफी सुख सुविधा रहेगी अपने को। इसको दशमलव में बदल देता हूं मैं, देखो 32 30 को 0.32 30 इसकी डिग्री करी तो ये आया 72.5417। इसमें भागित 20 कर देता हूं मैं, भागित 20 कर दो आप कैलकुलेटर में, तो बराबर आएगा 3.63। 3.63 आ गया। इस 3.63 को आप 13.5 में से और 27 में से घटाएंगे, 13.5 एवं 27 में से घटाने पर योग प्राप्त होंगे। देखिए 13.5 में से घटाया 3.63, 10 में से 3 7, 15 में से 7 8, 13 में से 4 9, 27 में से घटाया तो 87 और 7 में से 4 गए तो 3 और 23। अर्थात जब आपका 23वां योग पूरा हो जाएगा और 24वां योग आएगा उसमें पात होगा। इधर आपका 9वां योग पूरा हो जाएगा और 10वां योग आएगा उसमें आपका पात होगा। मतलब क्रांति साम्य यहां बनेगा
और क्रांति साम्य यहां बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हम यहाँ निरीयण जो है योग ले रहे हैं, सायन योग नहीं ले रहे हैं, इसलिए यहां पर पाद बनेगा और यहां पर पाद बनेगा। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। अब इसमें या तो इसका गणित करेंगे या इसका गणित करेंगे। एक का गणित करेंगे, एक का आपको समझना है। एक का मैं गणित करके बताऊंगा, एक महापात का। एक महापात का गणित फिर आप करेंगे। महीने में 2 बार पात होगा, अधिकतम अधिकतम महीने में 2 बार होगा। और कभी कभी जैसे 1 तारीख को हो गया, फिर वापस 23 तारीख को हो गया, तो फिर वापस उधर 25-27 तारीख को भी आ सकता है। 3 बार भी पात आ सकता है। गुरुजी ये घटा के 23-37 आएगा क्या? 23-37 आना चाहिए। इधर हाँ, इधर 37 आएगा। उधर का मैंने नकल कर दी इधर। ये 23-37 आएगा, मतलब 23वां योग पूरा हो जाएगा और 24वें योग में पात होगा। हैं? क्या? इधर 9वां योग पूरा हो जाएगा, 10वें योग में पात होगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको साफ कर देता हूं। ये योग कौन से होंगे? योग जो अपने विष्कुम, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन वगैरह, ठीक है, वो वाले योग। अच्छा, जो हम पंचांग में देते हैं, करण के पहले योग, वो वाले योग। 9वां पूरा हो जाएगा, 10वें में पात होगा। 23वां पूरा हो जाएगा, 24वें में पात होगा। ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब ये गणित किया था मैंने, ये 90 जैसे 9.87 आया, तो जैसे यहाँ पे 23 आपका 37 आया, तो आपने 23 पूरा के 24वें योग में पात होगा बोला ना आपने? हाँ, तो यहाँ पे 9वां पूरा होके 10वें में होगा फिर ये? हाँ, 9वां पूरा होके 10वें में पात होगा। 10वें और 24वें में होगा पात? 10वें में और 24वें में पात होगा। जी, ठीक हो। देखिए, एक बात और आती है कि ये अवयव है उसका, मतलब अगला जो योग है वो पूरा नहीं है, 0.87 है, मतलब पूरा होने में कम है, इसलिए उससे पहले ही पात पूरा हो जाएगा। मैं इसको छोड़ देता हूं, ये वाला भाग, और इस वाले पात का साधन कर देता हूं। देखिए, अयनांश हमने 1 तारीख के लिए है। आप चाहें तो जिस दिन ये 10वां योग पड़ रहा है उस दिन के अयनांश निकाल कर ये गणित करें और शुद्धि आएगी। और इसको अगर आप कंप्यूटर से करेंगे तो और शुद्धि आएगी, फिक्ट मान आएगा। अपन इसमें दशमलव के पीछे के मान छोड़ते जा रहे हैं और कंप्यूटर वो सारे गिनता जाता है। अगर एक्सेल सीट में करेंगे तो बड़ी आसानी से आपके ये काम हो जाएगा। तो मैं देखिए यहां लिख देता हूं, पात योग 9.87, 9.87 ये पात योग का मान है। अब देखिए, आपका 9वां जो योग है, जो शूल है, और 10वां है वो गंड है। 9वां शूल है और 10वां गंड है, अर्थात आपका जो पात होगा वो इस 10वें योग गंड योग में होगा। अब आप कहेंगे पात तो फिर यहां ये तो गंड है, वो कैसे बना? तो वो सायन सूर्य चंद्र के योग से बनने वाला पात है, इसलिए वो यहां बना हुआ है। और उसका मान इतना 60 गति में इतना नहीं होता है, मतलब वो 5-7 घंटे के अंदर ही वापस उतर जाता है।
परंतु वो दान पुण्य के लिए बहुत बढ़िया माना गया है। अब देखिए, जो शताब्दी पंचांग जिनने बनाया था, उनने पूरे 100 साल के पाठ निकाल रखे हैं। वो कितने बड़े विद्वान होंगे जिनके पास कोई सुविधा नहीं थी, उनने 100 साल के पाठ निकाल के आपके सुखार्थ दे दिए। ऐसे ही उनने ग्रहण 100 साल के निकाल के पंचांग में दे दिए। बहुत बड़े विद्वान, उनको रोज प्रणाम करो तो भी कम पड़ता है, इतने बड़े विद्वान थे वो। उनके सामने हम कुछ भी नहीं है। देखिए, अब हम मई का महीना निकालते हैं और ये शूल और गंड योग को देखते हैं। मई में आपका शूल और गंड योग पड़ेगा 23-24 तारीख को। आपके पास पंचांग होगा ही, उसमें देखिए 23 तारीख को शूल, 23/5/2023 को शूल योग। शूल योग, शूल योग का मान है 27-26। गंड योग अगले दिन आएगा, वो एक ही आप समझ जाएं, 28-50।